नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग PYQ सॉल्यूशन सीरीज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम यूपीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में पूछे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें जो 2021 में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो पेपर हुए थे उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर वन का सॉल्यूशन जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और अभी आज हम पेपर टू का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें टोटल 1 से 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 1 से 125 तक जो है समान अध्ययन रहेंगे और 26 से 125 तक जो है हमारा विद्युत अभियंत्रण का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि पेपर टू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका सोल्यूशन का देखते हैं। और ये जो है आपको कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें भी हेल्पफुल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। और इसके अलावा अभी जो यूपीपीएससी का पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ है उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चलिए आप रिवीजन करने के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो 26 से 25 तक है आपका जनरल नॉलेज है और 26 क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी। तो चलिए देखते हैं आज 26 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं क्या है। फॉर ए आर फायरिंग सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज इज 100 वोल्ट। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस टू बी इंसर्टेड टू लिमिट द एनोड करंट टू 2 एम्पीयर। तो एक हमारा रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट है, उसका भी मैक्स कितना है हमारा। भी मैक्स जो है हमारा वैल्यू 100 वोल्ट है और ये एनोड करंट, तो करंट लिमिट जो है हमारा 2 एम्पियर है। तो पूछ रहा है कि कितना रेजिस्टेंस इंसर्ट करेगा। सिंपल है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय करंट का लिमिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर, तो हमारा 50 ओम निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है ए 3-4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट ए स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। ठीक है, तो एक मोटर का कंडीशन दिया हुआ है, रेटिंग दिया हुआ है और नीचे 5 स्टेटमेंट दिए हैं। और इस पांचों स्टेटमेंट में हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो रिगार्डिंग स्लिप है, रोटर का स्पीड से रिलेटेड है। तो स्लिप पहले निकालते हैं इसका। तो सिंक्रोनस स्पीड हमारा इसमें क्या हो जाएगा। सिंक्रोनस स्पीड 120 F अपॉन P। 120 F 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट दिया हुआ है। पोल जो है 4 पोल है। तो हमारा इसे जो सिंक्रोनस स्पीड निकल के आ रहा है वो 1500 आरपीएम आ रहा है। ठीक है, आरपीएम। अब जब हम स्लिप निकालेंगे इसका तो स्लिप के लिए हो जाएगा NS माइनस NR रोटर स्पीड डिवाइड बाई सिंक्रोनस स्पीड। तो 1500 माइनस रोटर का स्पीड जो है 1440 दिया हुआ है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाई 1500। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। तो स्लिप का वैल्यू जो हमारा 0.04 हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम क्या देख रहे हैं कि रोटर इफ रोटर फील्ड इस रोटर फील्ड रोटेट एट 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। ठीक है, रोटर फील्ड रोटेट एट 60 आरपीएम। तो रोटर फील्ड का स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड। ठीक है, तो रोटर फील्ड का जो रोटेशन होता है स्लिप इनटू स्लिप टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड हो जाता है। स्लिप इनटू सिंक्रोनस स्पीड होने का मतलब स्लिप हमारा कितना है 0.04 इंटू 1500। तो ये हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 60 आरपीएम। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है ए इस रोटर फील्ड रोटेट एट 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। ठीक है, नहीं, स्टेटर फील्ड जो है, स्टेटर का फील्ड जो है, रोटर फील्ड और फील्ड का जो है स्टेटर का फील्ड और रोटर का फील्ड दोनों सेम स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाना चाहिए, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ इस रोटर रन्स एट स्पीड 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। नहीं, 60 आरपीएम पे नहीं करता है। रोटर रन्स एट स्टेटर फील्ड नहीं, वो इस रोटर रन्स एट ए
स्पीड ऑफ 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस रोटर फील्ड रोटेट्स एट स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू अदर, हाँ, फील्ड का जो भी है रोटेशन वो 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करेगा। तो फिफ्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क में बी इंक्रीज बाई, तो रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क, आर्क कैसे इंक्रीज करते हैं? तो आर्क को इंक्रीज करने के लिए हमारा क्या क्या है? तो इंक्रीजिंग इट्स लेंथ करेक्ट हो जाएगा। कूलिंग द आर्क, इससे भी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करता है। ठीक है। इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। स्प्लिटिंग द आर्क, हाँ, स्प्लिट करने से भी हमारा बढ़ जाता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट ए पॉइंट, कोफिशिएंट एट द ओपन सर्किट एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, हाँ, कोई जो है ओपन सर्किट हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ जो है ओपन सर्किट हो रहा है। ठीक है, एंड्स पे तो ओपन सर्किट आ रहा है। तो वो हमारा पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम निकालते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए जेड एल माइनस जेड नॉट अपन जेड एल प्लस जेड नॉट होता है। ठीक है। अब ओपन सर्किट हो रहा है तो जेड एल का वैल्यू जो है हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने की वजह से हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, जेड एल अगर इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो डिवाइड बाई जेड एल भी मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाई जेड एल अपन जेड एल माइनस जेड नॉट अपन जेड एल अपन जेड एल अपन जेड एल प्लस जेड नॉट अपन जेड एल। ठीक है। तो ये जो है हमारा वन आ जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, रेशियो हमारा वन हो जाएगा, तो वन यूनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। A RAM chip has capacity of 1024 bursts of 8 bit each. 1K each 1K into 8. The number of 2 cross 4 decoder. हाँ, 2 cross 4 decoder with the enable line needed to construct the 16 into 16 RAM from 1K into 8 RAM. ठीक है। तो रैम का साइज हमारा दिया हुआ है, कितना है? रैम जो है हमारा 16K इंटू 16 है। ठीक है। और इसको जो है हमारा फ्रॉम कंस्ट्रक्ट किससे किया गया है? 1K इंटू 8 रैम से है। तो 1K और 8 रैम से है, 1K इंटू 8 से है। तो इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ रो है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 16 का ये 16 रिक्वायर्ड हो जाएगा, और इसके लिए हमारा 2 का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। इसको आप रो या कॉलम भी बोल सकते हो, इतना रो को हो जाएगा, इतना कॉलम भी हो जाएगा। ठीक है। या आउटपुट ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा इनपुट हो जाएगा। तो 2 इंटू 16, 2 ऐसे। अब इसको क्या डिकोडर की कौन सा है हमारा? द नंबर ऑफ 2 क्रॉस 4 डिकोडर। तो 2 क्रॉस 4 डिकोडर में है, तो 2 इनपुट है और 4 आउटपुट है, 4 आउटपुट है। ठीक है। तो 2 इनपुट और 4 आउटपुट का जब हम लेंगे तो इसको डिकोडर के लिए 16 के लिए हमको कितना की जरूरत पड़ेगा? 2 इनपुट तो हो जाएगा। ये 16 के लिए हम लोग को कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। तो 4 की जरूरत पड़ेगा, और इस 4 को भी डिकोड करने के लिए एक एडिशनल हमको जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए भी एक और पड़ जाएगा। तो टोटल 5 नंबर हो जाएगा हमको डिकोडर रिक्वायर्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लो पास फिल्टर shown in the figure for a cutoff frequency of 5 किलोहर्ट्ज the value of R2 will be। ठीक है। तो ये लो पास फिल्टर का हमारा जो है ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हो जाएगा। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग लेते हैं एफसी का फॉर्मूला हमारा हो जाता है 1/2 पाई इंटू R2 इंटू सी। ये हमारा आर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, आर एंड सी। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1/, अच्छा ओके, आर का वैल्यू पूछ रहा है, फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग R2 का वैल्यू हम निकाल देंगे 1/2 पाई एफ सी, एफ कट ऑफ इंटू सी, 1/2 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻³ किलो हर्ट्ज इंटू सी का वैल्यू हमारे कितना दिया है 10 नैनो फैराड, 10 नैनो 10⁻⁻⁹। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.18 किलो ओम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.1 कंसीडर कर सकते हैं इसमें, तो 3.1 किलो ओम ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर फीडिंग ए प्योर रेजिस्टिव लोड एट ए लोड वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट आरपीएम, ठीक है, RMS. When feed from a source of 250 volt RMS, the input power factor of the controller is, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एक कंट्रोलर है, उसका प्योर रेजिस्टिव लोड वोल्टेज 200 वोल्ट आरएमएस, व्हेन फीड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 250 वोल्ट आरएमएस, ठीक है। सोर्स वो वोल्टेज जो है, तो जो भी आउटपुट हमारा जो है, भी आउटपुट आरएमएस कितना है हमारा इसमें, ये 200 वोल्ट, ठीक है। और सोर्स वोल्टेज भी, सोर्स आरएमएस का वैल्यू क्या है हमारा 250 वोल्ट है, ठीक है। तो इनपुट पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग सिंपली यूज कर लेते हैं भी आउटपुट आरएमएस डिवाइडेड बाय भी सोर्स आरएमएस, ठीक है। तो भी आउटपुट अपन भी इनपुट, तो 200 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारा यह 0.8 वैल्यू हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन हो गया, 32 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। The absolute speed of magnetic field in a space of a three-phase rotor field induction motor is, ठीक है। तो एब्सोलूट स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्पेस ऑफ थ्री फेज रोटर फील्ड इंडक्शन मोटर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा वो स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्पेस ऑफ थ्री फेज रोटर फील्ड इंडक्शन, एब्सोलूट स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब किसी के रिलेटिव में कंपेयर करेंगे तो अलग हो जाता है, लेकिन ये सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इनहेरेंट फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन कैपेबिलिटी, अच्छा ये फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, विच ऑफ दिस फीचर आर एसोसिएटेड विद द करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि करंट सोर्स इन्वर्टर से कौन कौन सा रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है। तो इनहेरेंट फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन कैपेबिलिटी, हाँ ठीक है, करंट सोर्स इन्वर्टर में होता है, इनहेरेंट होता है, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है, ठीक है। सेकेंड है ऑप्शन वोल्टेज स्पाइक्स अक्रॉस द लोड, हाँ होता है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज का स्पाइक्स मिलता है हमको। ये फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स ये नहीं मिलता है, ठीक है। नीड फॉर कन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर, हाँ कन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर हमको जरूरत पड़ता है। तो 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग बॉन्ड्स व्हिच ऑफ द इज द बिगेस्ट, ठीक है। तो सबसे बिगेस्ट हमारा मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे बिगेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्शन जनरेटर सप्लाई बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर टू द मेंस, ठीक है। कंज्यूम बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फ्रॉम द मेंस, टेक रिएक्टिव पावर फ्रॉम द मेंस एंड सप्लाई एक्टिव पावर टू द मेंस, ठीक है। ये इंडक्शन जनरेटर जो है, इंडक्शन जनरेटर जो है ये रिएक्टिव पावर लेता है फ्रॉम द सप्लाई से एंड सप्लाई एक्टिव पावर टू द मेंस, ठीक है। जनरेटर है, एक्टिव पावर सप्लाई करता है और ये रिएक्टिव पावर लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ट्रांसमिशन लाइन is short circuited at 1 in, then reflection coefficient and reflection coefficient are respectively। तो अभी भी पढ़े हैं, अभी में एक सिमिलर क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो शॉर्ट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फिर पूछ रहा है, अच्छा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पहले हम निकाल देते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, जेड एल माइनस जेड नॉट। अभी सेम ऊपर भी मैं सोल्व करवाया हूँ क्वेश्चन, जेड एल प्लस जेड नॉट। अब भी क्या है, शॉर्ट सर्किटेड, तो शॉर्ट सर्किटेड के केस में हमारा क्या हो जाएगा, जेड एल इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जेड एल हमारा जीरो हो जा रहा है, तो ये जीरो माइनस जेड नॉट अपन जीरो प्लस जेड नॉट, तो ये हमारा जो -1 हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन -1 तो ये दोनों कट जाएगा। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो 1 प्लस -1 तो ये हमारा जीरो। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा टोटल जब हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है
तो रिफ्लेक्शन जो जीरो हो जाएगा, ऐसे भी वो भी इमेज कर सकते हैं, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस द कॉन्टेक्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज, ठीक है। तो जो सर्किट ब्रेकर का जो ये होता है, कांटेक्ट होता है, तो वो हम लोग इसमें जो कंसीडर करते हैं सबसे मैक्सिमम, वो रिकवरी वोल्टेज कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम वो भी रिकवरी वोल्टेज जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब ब्रेकर का कांटेक्ट दोनों सेपरेट होता है या क्लोज आता है, तो ऑपरेटिंग लॉस ऑफ कांटेक्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डी रैम, ठीक है, information is stored in the latch, both read and write operation can be performed simultaneously, and next क्या है, पीरियोडिक रिफ्रेशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन कैपेसिटर। हाँ, डीरैम में इन्फॉर्मेशन जो है हमारा कैपेसिटर में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये तो फैक्ट है, ये चीजें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है हमारा, ये ट्रैप का होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होता है ट्रैप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर विद ए फ्री लाइनर फीड एंड इंडक्टिव लोड, द लोड रेजिस्टेंस इज 15.53 ohm and it has a large inductance providing constant and ripple free DC current input to the converter is feed from a ideal 230 volt 50 Hz single phase source for a firing delay angle of 60 degree, ठीक है, 60 डिग्री। द एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड करेंट इज, तो एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड करंट हम निकालने के लिए हम तो डायोड करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, VDC अपॉन आर हो जाएगा, VDC अपॉन आर। तो VDC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा अपॉन आर, ठीक है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 60 डिग्री पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये कैलकुलेट होके हमारा आ जाएगा 3.33 एम्पियर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैविंग स्लिप ऑफ 4% ऑन फुल लोड हैज ए स्टार्टिंग टॉर्क सेम एज द फुल लोड टॉर्क, ठीक है। द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है हमारा, ठीक है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, हैविंग स्लिप, स्लिप जो है हमारा, एक स्लिप का वैल्यू जो है 4%, तो 0.04, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क सेम एज द फुल लोड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड इक्वल टू हमारा होता है आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड, ठीक है। तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग फुल टाइम 4 टाइम्स द फुल लोड करेंट, ठीक है, हैविंग स्लिप फुल लोड एज द स्टार्टिंग टॉर्क सेम, ओके। तो ये लो टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों सेम आ रहा है, तो आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू भी 1 है, इसको दोनों को रेशियो ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई स्लिप एट फुल लोड, ठीक है। तो आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन स्लिप 0.04 का अंडर रूट, तो ये वैल्यू जो हमारा कैलकुलेट किया जाएगा हो जाएगा 5। तो आई स्टार्टिंग जो हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स ऑफ आई फुल लोड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू फुल लोड ट्वाइस द फुल लोड, 5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट, ऑप्शन बी हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओवरलैप एंगल ऑफ ए सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर वुड increase and increasing, okay, an overlap angle of single phase fully controlled bridge converter would increase and increasing, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसमें, और लोड करंट भी हो जाएगा और सोर्स इंडक्टेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए 2 phase linear AC servo motor the rotor is designed to have,
तो एसी सर्वो मोटर में जो है, एसी सर्वो मोटर जो होता है, हाई हाई टॉर्क स्टार्टिंग जो होता है, टॉर्क स्टार्टिंग जो होता है हाई होता है। ठीक है, तो टॉर्क स्टार्टिंग हाई होता है और हाई रेजिस्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी जो होता है हाई होता है, हम लोग हाई देते हैं। तो 44 का हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस विथ लो इनर्सिया। हाँ, इनर्सिया इसका जो लो होता है, इनर्सिया लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the transfer of a block data from one set of memory address to another take place in, ठीक है, तो एक मेमोरी डाटा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब वन एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे मूव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ब्लॉक ट्रांसफर मोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्कुलर वेवगाइड द डोमिनेटेड मोड इसमें क्या होता है हमारा सर्कुलर वेवगाइड में, तो TE11 को जो है हम लोग डोमिनेटेड मोड बोलते हैं। ठीक है, इन ए 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन इज, तो देखिए एक जो क्वाड्रेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक मशीन, जो मशीन में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट को बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकिंग, थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स मोटरिंग, और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेकिंग, रिवर्स ब्रेकिंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वाड्रेंट पूछ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स मोटर, रिवर्स मोटरिंग, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, which of the following device incorporated in a terminal for a synchronizing purpose, ठीक है, तो सिंक्रोनाइजिंग पर्पस के लिए हम लोग को कौन सा टर्मिनल हम लोग कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच जो है हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर इन, ठीक है, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो हमेशा हम यूज करते हैं हम लोग पीक वैल्यू से मेजर करते हैं, मतलब रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो जब ब्रेकर को ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है, तो ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप करता है उसको रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज करते हैं। ठीक है, तो ये पीक वैल्यू से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, what is the content of the accumulator of 8085 microprocessor after execution of XRIFOH इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एक्स और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक्यूमुलेटर और इमीडिएट डाटा के बीच जो एक्यूमुलेटर एंड इमीडिएट डाटा जो है, डाटा के बीच एक्स और जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ओनली द अपर निबल ऑफ द किलोमीटर इज कम्प्लीमेंटेड, तो एक्स और परफॉर्मेंस होता है तो वो कम्प्लीमेंटेड हो जाता है अपर निबल के साथ। ठीक है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC बॉडी सेंटर्ड, ओके, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो इसमें ये तो डायरेक्ट डेटा ही है, द BCC हमारा बॉडी है, BCC बॉडी के लिए, BCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारा होता है 3 पाई अपॉन √3 पाई/8 हो जाता है, ऑप्शन डी। व्हाट इज ए रूट करेक्ट फॉर 3 डेसिमल प्लेस ऑफ द इक्वेशन x⁻³ - 3x - 5 0 बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है, अब चाहिए तो मैं सोल्व करके दे देता हूँ। न्यूटन रेफसन में पूछ रहा है, तो fx का जो हमारा वैल्यू है x³ - 3x - 5, f' का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x² - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन अगर हम निकालते हैं xn+1 = हो जाएगा xn माइनस f फंक्शन ऑफ xn डिवाइडेड बाई f'(xn). ठीक है, अब इनिशियल गेस जो हम करते हैं लगभग 2 से 3 के बीच दिया हुआ है, तो इनिशियल गेस हम एक करते हैं, मानते हैं कि
2 and 3 है, इनिशियल गेस जो है बिटवीन 2 and 3 है, बिटवीन 2 and 3 है, ठीक है। तो F2 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, F2 इजकल टू F2, इसमें F2 का वैल्यू Fx में हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 5, तो ये वैल्यू हो जाएगा -3, ठीक है। हाँ, -3। और F3 का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। F3 का वैल्यू इसमें अगर 3 पुट करेंगे तो 27 माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू 30। तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, तो मतलब 2 और 3 के बीच में एक रूट हमारा लाई करेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो गेस हो जाएगा हमारा, इनिशियल गेस जो होता है, इनिशियल गेस हो जाएगा 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। पर -3 होने के से ये 2.5 उसमें पुट करेंगे तो 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2.5, तो ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है 3.125 आ रहा है, 3.125, ठीक है। एफ डैश 2.5 हो गया, 3x² माइनस 3x, ठीक है। अब जो है, नहीं, ये एफ 2.5 का हो गया ना, 3x² माइनस, 1 मिनट, 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, एफ डैश एक्स का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो देखिए इनिशियल गेस जो है हमारा, सॉरी पेन ले लेता हूं मैं। हाँ, तो इनिशियल गेस जो है हमारा 2.5 हो गया, तो एफ 2.5 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2.5 माइनस 5, तो 3.125 हो गया। और एफ डैश 2.5 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स में, इसमें जो है 2.5 का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 15.75 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जब x1 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये 2.5 माइनस ए एफ एक्स, ये वाला वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, तो 2.5 माइनस 3.125 डिवाइडेड बाई 15.75, तो ये जो वैल्यू हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 2.3066, ठीक है। ये तो फर्स्ट इटरेशन हो गया। इसी तरह से फिर हम सेकेंड इटरेशन करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा इसका कैलकुलेट होके 2.278 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर और क्लोज जाना है तो थर्ड इटरेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो सेकेंड इटरेशन में हमारा वैल्यू आ जा रहा है, और वो जो वैल्यू आ जा रहा है अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर 2.279, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The effect of adding external resistance in the rotor circuit of three-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करने से हमें क्या क्या मतलब वो बेनिफिट होता है, ठीक है। तो तो ये रेजिस्टेंस जो है ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस एडिशनल रेजिस्टेंस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जब हम ऐड करेंगे तो इनकी स्टार्टिंग टॉर्क हमारा इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क ये तो नहीं हो जाएगा, रिड्यूस स्टार्टिंग करेंट, हाँ, जब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया तो स्टार्टिंग करंट हो जाएगा रिड्यूस, मैक्सिमम टॉर्क नहीं, मैक्सिमम टॉर्क रिड्यूस नहीं होता है, इम्प्रूव पावर फैक्टर है स्टार्टिंग, हाँ, पावर फैक्टर भी इंक्रीज करता है, तो ये हमारा पावर फैक्टर में। तो कौन कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्टेपर मोटर द डिटेन टॉर्क मीन्स, तो डिटेन टॉर्क का मतलब क्या होता है, ठीक है।
तो डिटेंट टॉर्क का होता है मैक्सिमम ऑफ द स्टैटिक टॉर्क विच ए फेज वाइंडिंग अनएक्साइटेड। ठीक है, डिटेंट टॉर्क का मतलब हो गया। ऐसे डिटेंट टॉर्क को हम रेसिडुअल टॉर्क भी बोलते हैं, रेसिडुअल टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, और ये डिटेंट टॉर्क जो है का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई टू द शाफ्ट ऑफ एन एक्साइटेड स्टीपर मोटर। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टॉर्क, इट इज द टॉर्क required to move the rotor when no current flow through the winding. Flow through the winding, इसको डिफाइन करते हैं डिटेंट टॉर्क से। और ये जो मैक्सिमम ऑफ द स्टैटिक टॉर्क विद द फेज वाइंडिंग अनएक्साइटेड, इसी को हम लोग बोलते हैं डिटेंट टॉर्क। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्टेंस रिले यूज फॉर द ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन। तो ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सा ऑफ रिले के आउट ऑफ दिस रिले नो अंडर रीच ऑन आर्किंग वोल्टेज। तो किसमें अंडर रीच किसमें नहीं होता है, तो रिएक्टेंस रिले में नहीं होता है और क्वाड्रिलेटरल रिले में भी नहीं होता है हमारा। तो ऑप्शन 2 एंड 4 हो जाएगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज दैट्स इंडिविजुअल फ्लैग ड्यूरिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, तो फ्लैग जो क्या होता है हमारा 8085 में, टोटल जो फ्लैग होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो हमारा जो फ्लैग होते हैं साइन होता है, जीरो होता है, ऑक्सिलरी कैरी होता है, पैरिटी होता है, कैरी होता है। 1 2 3 4 5 5 ही होता है। ठीक है, इसको साइन बोलते हैं। तो टोटल 5 ही होते हैं फ्लैग। ठीक है, टोटल 8 बीट होते हैं, 8 बीट होते हैं, लेकिन 8 बीट में सारे नहीं होते हैं, टोटल 5 ही फ्लैग होते हैं जिस करते हैं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। In solving ordinary differential equation dy dx is equal to 2x by 0 over 0 using Euler's method, the iteration by n belongs to n satisfied क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आता है इटरेशन मेथड, तो 2x, तो by n is equal to xn into x n minus 1 हो जाता है यूलर्स मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The main function of the helix structure in a traveling wave tube is, तो मतलब मोस्ट फंक्शन है तो रिड्यूस एक्सियल वेलोसिटी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलियन फंक्शन ए बी प्लस ए सी इज इक्विवेलेंट टू। तो एक बुलियन फंक्शन है ए बी प्लस ए सी, तो ये कितना इसको सोल्व करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो दो टर्म दिया हुआ है, इसमें जो है हमारा सी मिसिंग है और इसमें हमारा बी मिसिंग है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट सॉल्यूशन के लिए, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब इसमें सी टर्म मिसिंग है, तो ए बी इंटू सी प्लस सी डैश सी बार, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टर्म हो जाएगा इसको हो जाएगा ए सी प्लस इंटू बी प्लस बी बार। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंड करेंगे तो ए बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी सी प्लस ए बी डैश सी, ये जा रहा है। तो ए बी सी ये दोनों तो एक हो जाएगा, तो ए बी सी प्लस ए बी सी डैश, इसको ऐसे लिखेंगे सर, ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी, ए बी डैश सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है हमारा, बी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The step down chopper has voltage source Vs as a source voltage and alpha is the duty ratio and R is the load resistance, the RMS value। तो स्टेप डाउन चॉपर है जो है, स्टेप डाउन चॉपर में जो होता है, जो V आउटपुट जो हमारा होता है अंडर रूट अल्फा टाइम ऑफ Vs होता है। तो सिंपल फॉर्मूला ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर आर बिकमिंग पॉपुलर फॉर यूजिंग। ठीक है, तो ये जनरेटिंग वेरी शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सुपर कंडक्टर में क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, व्हाट शुड बी द बैकवर्ड फील्ड स्लिप
of a single phase induction motor running at speed n rpm when it's given that synchronous speed is ns and slip s with respect to forward feed। तो इसमें पूछ रहा है कि फॉरवर्ड फीडर व्हाट वुड बी द बैकवर्ड स्लिप। ठीक है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लिप हमारा 2 माइनस एस हो जाएगा। A three-phase induction motor has a starting torque of 100% and maximum torque of 200% of full load torque. The value of slip at which maximum torque occur। ठीक है, तो इसमें हमारा दिया हुआ है कि इंडक्शन मोटर है स्टार्टिंग टॉर्क टी स्टार्टिंग दिया हुआ है 100% ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, मतलब टी स्टार्टिंग इक्वल टू टी मैक्स दिया हुआ है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 2% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। ये इंडक्शन मोटर है स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 100% एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 2%। ओके सॉरी, टी स्टार्टिंग जो दिया हुआ है 100% है। ठीक है, ओके, और टी मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्सिमम जो है हमारा 200% है, और इसको 2 टाइम्स भी कह सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर। ठीक है, तो स्लिप का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो टी स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई टी मैक्स का वैल्यू जो होता है 2 अपॉन एस स्लिप मैक्सिमम प्लस 1 अपॉन स्लिप मैक्सिमम, ये हो जाता है हमारा वैल्यू। तो टी स्टार्टिंग अपॉन टी मैक्सिमम का वैल्यू हो जाएगा 1/2 1, इसको 1 और टी 2 इक्वल टू 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 स्लिप एट मैक्सिमम इंटू एस एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये निकालेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा एस एम स्क्वायर प्लस 4sm, सॉरी एस एम स्क्वायर माइनस 4sm माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इससे एस एम का जो वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 0.268 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो 0.268 आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy अपॉन डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू जो आ जाएगा 3। तो ये हमारा क्या आ रहा है कि रिपीटेड रूट आ रहा है, रिपीटेड रूट आ रहा है। तो रिपीटेड रूट के सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू e टू पावर m ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा फिर इससे कंपेयर करके इक्वेशन लिखेंगे तो c1 प्लस c2x इंटू e टू पावर 3x, ये हमारा ऑप्शन में आ जाएगा e टू पावर 3x, ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the temperature of a magnetic material is raised above the Curie point, it become। ठीक है, तो जो क्यूरी पॉइंट से अगर एबव जाता है मैग्नेटिक मटेरियल का तो ये जो है पैरामैग्नेटिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफायर यूज एन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एंड ए रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज। ठीक है, एक माइक्रोवेव ट्यूब है। ठीक है, माइक्रोवेव ट्यूब है, एम्पलीफायर यूज एन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक ट्यूब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा एक्सियल है और रेडियल जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये ट्यूब कौन सा है, तो ट्रेवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर। ठीक है, क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर हो जाएगा, कोई एक्सियल भी नहीं होगा, रिफ्लेक्स कैलेस्ट्रॉन भी नहीं होगा, क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर आ जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ड्यूअल कन्वर्टर। ठीक है, तो ड्यूअल कन्वर्टर के लिए क्या है हो जाएगा इसमें, तो सर्कुलेटिंग करंट एग्जिस्ट ओनली इन सर्कुलेटिंग करंट मोड। हाँ, सर्कुलेटिंग करंट मोड में ही एग्जिस्ट करता है, यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तो हमारा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑन पावर स्विंग।
ठीक है। जब पावर स्विंग के कंडीशन में कौन सा रिले है, तो हमारा माहो रिले हो जाता है। The clock frequency of 8085 microprocessor is 5 megahertz. If the time required to execute an instruction is 1.4 microsecond, then the number of T state needed to execute the instruction is। तो टाइम जो है हमारा क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, तो टाइम का वैल्यू 1/5 इंटू 10⁶, तो ये हमारा जो हो जाता है 0.2 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, 0.2 माइक्रोसेकेंड हो गया। तो नंबर ऑफ टी, टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट रिक्वायर्ड क्या है, देन द नंबर ऑफ टी स्टेट नीडेड। तो नंबर ऑफ टी स्टेट रिक्वायर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इस टोटल टाइम डिवाइडेड बाई वन टाइम, वन टी स्टेट का टाइम, वन टी स्टेट तो 1.4। ठीक है, एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन 1.4 टाइम लगता है, एक टी स्टेट में 0.2 लगता है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टी से 7 आ जाएगा, तो 7 हो गया ऑप्शन। टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, विच थ्योरी आर टू बी यूज। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर परफॉर्म्स द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वन फेज इंडक्शन मोटर के लिए थ्योरी जो हम लोग करते हैं, एक तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी भी करते हैं, फॉरवर्ड फील्ड थ्योरी एंड बैकवर्ड फील्ड थ्योरी इसमें करते हैं। ठीक है, और क्रॉस फील्ड थ्योरी भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न इज इतना ओम, द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ 5 टर्न्स ऑफ सच ए लूप विल बी। ठीक है, एक पूछ रहा है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है हमारा, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का होल स्क्वायर हो जाता है। तो रेडिएशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रेडिएशन ऑफ 1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, तो इससे हम जो वैल्यू निकाल देंगे, रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ 5 टर्न, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ 2 जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ 1 इंटू N2 होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा वैल्यू आके निकल जाएगा 0.01 इंटू 5 का होल स्क्वायर, 25 का वैल्यू हो जाएगा 0.25 बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज। ठीक है, ए और बी सी है, तो इसको सॉल्यूशन के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए जो वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ए हो जाएगा ए प्लस सी हो जाएगा। अब ए जो वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, डायरेक्ट दिया हुआ वैल्यू ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, ट्रैक मॉसफेट पावर ट्रांसफर इंसुलेटेड गेट जीवीटी। ठीक है, आउट ऑफ दी जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कौन है, तो वोल्टेज कंट्रोल जो है हमारा कौन कौन सा होता है, मॉसफेट और आईजीबीटी। करंट कंट्रोल कौन सा होता है, करंट कंट्रोल में ट्रायड और बीजेटी जो है हमारा करंट कंट्रोल हो जाता है। तो मॉसफेट एंड आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बायोप्रोडक्ट 1, 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम रिस्पेक्टिवली फॉर एफसीसी क्रिस्टल। तो एफसीसी क्रिस्टल के लिए हमारा जो होता है 4 होता है, 12 होता है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए आपको। द रैपिड इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम एंड नियर करंट जीरो कैन बी अचीव्ड बाय। ठीक है, ये पूछ रहा है रैपिड इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम एंड नियर करंट जीरो कैन बी अचीव्ड बाय, तो ये अचीव हो जाता है ये लेंथ ऑफ द एयर गैप से भी होता है, ब्लास्ट इफेक्ट से भी होता है, कूलिंग से होता है, डिक्रीज ऑफ प्रेशर से नहीं होता है, तो ये ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। चलिए अभी 26 to 75 तक टोटल जो है हम लोग 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में 75 to 125 तक नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपको यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर जो है लेक्चरर
एग्जाम या यूपीपीएससी के थ्रू या यूपीपीएससी के थ्रू जो अदर एग्जाम है, अदर असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के जो एग्जाम होंगे उसके लिए, या फिर अदर स्टेट के लिए भी, आपको अदर स्टेट के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा मतलब सेशन इम्पोर्टेंट है, अच्छा लगा आपको, तो और आपको बेनिफिशियल है, तो मैं आगे भी लेके ऐसे सीरीज आते रहूंगा। आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और आपको लगता है कि कुछ भी और भी करेक्शन है या इसमें कुछ और चेंजेस होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।